हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास दत्ता का 19वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। रात को ना सो पाने की पूरी थकान लिए हुए विजया जब नीचे बैठक में पहुंची, तब देखा कि कचहरी के बही खाते मेज पर तह के तह सजे रखे हैं और बूढ़ा गुमाश्ता पास ही खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। बड़ी विनय के साथ बोला, माँ, आज ये सब वापस मिल जाने चाहिए। उससे 2 घंटे बाद आने के लिए कहकर विजया ने ऊपर का खाता उठा लिया और खिड़की से लगे कोच पर जा बैठी। उसमें मन लगाने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। उसकी भटकी नजरें बार बार हिसाब के अंकों को छोड़कर खिड़की के बाहर यहाँ वहाँ भाग रही थी। सहसा उसने बगीचे के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े वृद्ध रास बिहारी को देखा। परेश से न जाने क्या पूछ रहे हैं और उंगली उठाकर कभी नीचे कमरा, कभी ऊपर की छत दिखा रहे हैं। दोनों में से किसी की भी कोई बात सुने विजया ने पलक झपकते क्रूर और कुटिल इशारों का भेद जान लिया। कुछ देर बाद वह परेश को छोड़कर कचहरी की ओर चले गए। परेश घर की ओर आ रहा था। विजया ने खिड़की से हाथ हिलाकर उसे बुला लिया। तुझसे क्या पूछ रहे थे रे? उसने उससे प्रश्न किया। परेश ने कहा, अच्छा माँ जी, गुमाश्ता जी से रुपया लेकर मैं पतंग और डोर खरीदने चला गया था ना। डॉक्टर बाबू के खाना खाने के समय क्या मैं घर पर था माँ जी? विजया ने कहा, नहीं। परेश बोला, तब बड़े बाबू कहते हैं कि क्या बातें हुई थी बता साले, नहीं तो तुझे सिपाही से बंधवाकर जल बिच्छू लगवाऊंगा। मैं बोला, नए दरबान ने तुमसे झूठ मूठ चुगली की है। माँ जी बोली, परेश तू दौड़ कर डॉक्टर बाबू को बुला ला, तुझे अच्छी पतंग डोर खरीद दूंगी, इसीलिए ना दौड़ा गया था। लेकिन तुम यह बड़े बाबू से मत कहना माँ जी, तुमसे बताने को उन्होंने मना कर दिया है। नहीं बताऊंगी, कहकर विजया ने परेश को विदा कर दिया और फिर खाता खोलकर बैठ गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों के सामने से खाते की लिखावट एकदम लिप पुत कर एकाकार हो गई। रात भर जागने के कारण लाल हुई आंखें असह्य क्रोध से आग की लपटों की तरह धधक उठी। थोड़ी देर बाद ही रास बिहारी ने दरवाजे के बाहर छड़ी की आवाज करके धीरे से प्रवेश किया और विजया का ध्यान आकर्षित करने के लिए धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गए। विजया ने खाते से मुंह उठाकर कहा, आइए, आज इतने सवेरे कैसे? रास बिहारी ने प्रश्न का उत्तर न देकर बेचैनी से पूछा, तुम्हारी आंखें बहुत ही लाल दिखाई दे रही हैं बेटी, ठंड वंड तो नहीं लग गई? विजया गर्दन हिलाकर बोली, नहीं। रास बिहारी उस पर ध्यान न देकर चिंता प्रकट करने लगे। बोले, बिना बताए तो मानूंगा नहीं बेटी, या तो रात को अच्छी तरह नींद नहीं आई अथवा किसी प्रकार कुछ। विजया बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। रास बिहारी ने कहा, लेकिन इस तरह आंखें लाल होने का कारण तो कुछ ना कुछ। विजया को अधिक विरोध न करके काम में मन लगाते देख रास बिहारी रुक गए। थोड़ी देर चुप रहकर बोले, धूप के ही डर से सवेरे सवेरे आना पड़ा बेटी, सारे दस्तावेज देखने हैं। तुमने सुना नहीं, चौधरी लोग घोषणा पत्र की सीमा के संबंध में मुकदमा दायर करने वाले हैं। जमींदारी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज वनमाली अपने ही पास रखते थे। एक तो उनकी हमेशा जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर खो जाने का भी डर रहता था, इसलिए वह कभी उन्हें अपने पास से अलग नहीं करते थे। कलकत्ता से आते समय विजया उन सबको साथ ले आई थी
और अपने सोने के कमरे की लोहे की अलमारी में उन्हें बंद कर दिया था। विजया ने मुंह उठाकर कहा, यह किसने कहा कि ये लोग मुकदमा दायर करेंगे? रास बिहारी ने जानकार की तरह हंसकर कहा किसी ने नहीं बेटी, मैं हवा से खबर पा लेता हूँ। ऐसा ना होता तो क्या इतनी बड़ी जमींदारी इतने दिनों चला पाता? विजया ने पूछा। वे कितनी जमीन का दावा करते हैं? रास बिहारी मन ही मन हिसाब लगाकर बोले, बहुत कम होने पर भी 2 बीघे से क्या कम होगी? विजया ने लापरवाही से कहा, बस तो फिर वे ही ले लें, जरा सी जगह के लिए मुकदमेबाजी की जरूरत नहीं है। रास बिहारी ने बड़े आश्चर्य और क्षोभ के साथ कहा, तुम जैसी लड़की के मुंह से ऐसी बात सुनने की आशा तो नहीं थी बेटी। आज चुपचाप अगर 2 बीघे जमीन छोड़ दें तो कल 200 बीघे छोड़नी पड़ेगी, यह कौन कह सकता है? लेकिन आश्चर्य है कि इतनी बड़ी फटकार का भी विजया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सहज स्वर में बोली, लेकिन वास्तव में 200 बीघे छोड़नी नहीं पड़ रही है। मैं कहती हूँ मामूली सी बात पर मामले मुकदमे की जरूरत नहीं है। रास बिहारी को चोट पहुंची, बार बार सिर हिलाकर बोले, यह किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह भी नहीं। तुम्हारे बापू जब मुझ पर सब कुछ छोड़ गए हैं और मैं जीवित हूँ, तब आसानी से 2 बीघे तो क्या 2 अंगुल जमीन भी छोड़ देना अधर्म होगा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण हैं जिनके लिए पुरानी दस्तावेज एक बार अच्छी तरह देखना जरूरी है। जरा कष्ट करके उठो बेटी, संदूक ऊपर से ला दो। विजया ने उठने का कोई लक्षण प्रकट न करके पूछा, और भी कोई कारण है? रास बिहारी बोले, हाँ है। विजया ने पूछा, कौन सा कारण? रास बिहारी मन ही मन अत्यंत असंतुष्ट हो उठने पर भी संयत होकर बोले, एक ही कारण तो है नहीं जो मुंह जबानी उसकी कैफियत तुम्हें दे दूं बेटी। तभी गुमाश्ते ने बही खातों के लिए धीरे से कमरे में प्रवेश किया। विजया ने लज्जित भाव से तुरंत कहा, इस समय तो हो ही नहीं सका, उस पहर आकर ले जाइएगा। गुमाश्ता जो आज्ञा कहकर लौट रहा था कि विजया ने पुकार कर कहा, एक काम है, कचहरी का नया दरबान नौकरी पर कितने दिनों से है जानते हैं? गुमाश्ता ने कहा, लगभग 3 महीने हुए होंगे। विजया ने कहा, खैर जितने भी हुए हों उसकी अब जरूरत नहीं है। इस महीने में लगभग 20 दिन बाकी हैं। इन दिनों का पूरा वेतन देकर उसे आज ही जवाब दे दीजिए। गुमाश्ता आश्चर्य से देखने लगा। उसने अपराध जानना चाहा, लेकिन साहस न कर सका। विजया ने समझकर कहा, अपराध के कारण नहीं, वह आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए निकाल रही हूँ, लेकिन वेतन पूरे महीने का दे दीजिए। रास बिहारी का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन स्वयं को संभाल कर हंसकर बोले, तो फिर बिना अपराध के किसी का अन्न मारना क्या अच्छा है बेटी? विजया ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुमाश्ता ने सहारा पाकर कहना चाहा, तो फिर उसे। विजया बोली, हाँ विदा कर दीजिए, आज ही। यह कहकर विजया बही खाते देखने लगी। गुमाश्ता फिर भी आशा से कुछ देर खड़ा रहा। उसके जाने के 5 मिनट बाद रास बिहारी ने अपनी प्रार्थना दोहराई, थोड़ा सा कष्ट उठाकर ऊपर गए बिना काम नहीं चलेगा बेटी। पुरानी दस्तावेजें एक बार आरंभ से अंत तक अच्छी तरह पढ़ डालना जरूरी है। विजया ने मुंह उठाए बिना पूछा, क्यों? रास बिहारी गंभीर होकर बोले, बताया तो कि विशेष कारण है। बार बार एक ही बात कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है। विजया ने वही खाते पर नजरें गड़ाए हुए धीरे धीरे कहा, सो आप ठीक कहते हैं, लेकिन ठीक कारण तो आपने एक भी बताया नहीं। रास बिहारी ने कहा, बताए बिना तुम उठोगी नहीं? कहकर कुछ पल प्रतीक्षा करके वह धीरज खो बैठे। बोले, इसका मतलब यह है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करती। विजया उत्तर न देकर नीचा मुंह किए काम करती रही।
उसकी इस चुप्पी का अर्थ इतना स्पष्ट, इतना पैना था कि रास बिहारी का मुंह क्रोध से काला पड़ गया। वह हाथ की छड़ी मेज पर पटक कर बोले, तुम मेरा इतना बड़ा अपमान करने का साहस किस लिए कर रही हो विजया? किस लिए तुम मेरा अविश्वास करती हो सुनु? विजया ने शांत स्वर में कहा, आप भी तो मेरा विश्वास नहीं करते। मेरे पैसे से मेरे ही ऊपर खुफिया नियुक्त करने पर मेरे मन में क्या आएगा, सो आप निश्चय ही समझ सकते हैं। और फिर मेरी अपनी संपत्ति के मूल दस्तावेज हथियाने का तात्पर्य अगर मैं कुछ और समझकर संदेह करूं, तो क्या यह अस्वाभाविक होगा या आपका अपमान होगा? रास बिहारी अवाक रह गए। उनकी इतनी बड़ी चाल कलकत्ता की विलासिता के बीच लाड़ प्यार से पली हुई एक बालिका पकड़ सकती है, यह संभावना उनकी पक्की बुद्धि में स्थान ही नहीं पा सकी। और यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी बात बिना संकोच मुंह पर कह देगी। रास बिहारी बहुत देर तक मूर्खों के समान बैठे रहकर फिर कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। और इस स्वभाव के व्यक्तियों का जो अंतिम शस्त्र है, उसी के तरकश से निकाल कर उन्होंने इस असहाय बालिका पर निर्ममता से चला दिया। कहा, वनमाली की इज्जत रखने के लिए ही मैंने यह सब किया है। बंधु का कर्तव्य होने के कारण ही तुम्हारे चाल चलन पर मुझे नजर रखनी पड़ी है। एक अनजान अभागे को बुलाकर तुमने सारा दिन उसके साथ बिता दिया। क्या मैं इसका मतलब नहीं समझ सकता? केवल इतना ही नहीं, उस दिन आधी रात तक उसके साथ हंसी मजाक गपशप करके भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ। वह रात को कलकत्ता नहीं लौट सका। बहाना करके उसे यहीं रह जाना पड़ा। इससे तुम्हें शर्म नहीं लगी? लेकिन हम लोगों का मुंह तो घर बाहर काला हो गया। समाज में किसी के भी सामने सिर उठाने की गुंजाइश नहीं रही। बात इतनी अधिक मर्मांतक न होती तो शायद विजया अपमान और क्रोध से उसी पर विरोध करती, लेकिन इस आघात ने उसे जैसे जड़ बना दिया। रास बिहारी ने छिपी नजर से अपने ब्रह्मास्त्र की प्रचंड महिमा विजया के रक्तहीन चेहरे पर बड़े संतोष के साथ देखी। पल भर चुप रहने के बाद बोले, वह सब क्या अच्छा है? इसे दूर करने की चेष्टा करना मेरा काम नहीं है। विजया को स्तब्ध बैठे देख जोर देकर बोले, नहीं, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उत्तर देना ही होगा। तो भी विजया चुप रही। तब उन्होंने हाथ की छड़ी फिर मेज पर पटक कर धमकाते हुए कहा, नहीं, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ये सब गंभीर बातें हैं, उत्तर देना ही होगा। इतनी देर बाद विजया ने मुंह उठाकर देखा। उसके होंठ कांप उठे। फिर धीरे से बोली, मामला चाहे कितना ही गंभीर हो, झूठी बात का मैं आपको क्या उत्तर दे सकती हूँ? रास बिहारी ने तेजी से पूछा, तो क्या तुम इसे झूठ कहकर उड़ा देना चाहती हो? विजया ने थोड़ी देर चुप रहकर नरमी से कहा, मैं उड़ाना कुछ भी नहीं चाहती काका जी, केवल यही कहना चाहती हूँ कि यह सरासर झूठ है। इसके साथ ही आपको जता देना चाहती हूँ कि आप स्वयं ही बात को सबसे अधिक जानते हैं कि यह झूठ है। रास बिहारी सिटपिटा उठे। वह पहली बात के लिए अवश्य तैयार थे, लेकिन अंतिम बात के लिए बिल्कुल नहीं। विजया किसी भी हालत में उनके ही मुंह पर उन्हें झूठा और झूठी बदनामी करने वाला कह सकती है, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस समय उनके अपने शब्द उनके मुंह पर नहीं आए। उन्होंने पुतले की तरह विजया के शब्द ही दोहरा दिए। मैं स्वयं ही सबसे अधिक जानता हूँ कि यह झूठ है। विजया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आप बड़े बूढ़े हैं, आपसे इस विषय में बहस नहीं करना चाहती। दस्तावेजों को इस समय करने दीजिए। जब मामले मुकदमे की जरूरत होगी तब आपको बुलवा लूंगी, कहकर अंदर चली गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के 20वें भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।